वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाते हैं। पिछले लेक्चर पर मैंने मिरर फार्मूला दो केस में डिराइव कराया था। एक केस था, दोनों केस थे कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉनकेव मिरर में ही हमने इमेज को एक बार लिया था वर्चुअल और एक बार लिया था रियल। ठीक है, तो ये दो फार्मूले दोनों सेम फार्मूले होते हैं, जबकि एक्चुअल में होता क्या है, यू वी आर एफ, इनके साइन में डिफरेंस आता है किसी न किसी में, बस ये फर्क आता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन सिर्फ एक ही केस होता है। उसमें करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इधर रख लेते हैं लेफ़्ट साइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस साइड रख लेंगे, और यहाँ पर देखिए जब हमें इमेज का फॉर्मेशन करना होता है ना, सिर्फ दो रेज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर डेरिवेशन करना है तो इसलिए हमने रेज़ ज़्यादा ली है। कौन कौन सी रेज़ हमने ली वो देखिए। यहाँ से पहले ए से एक पैरेलल लाइन गई। पैरेलल लाइन आप जानते हैं कि जब पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से पास करती है, और चूँकि ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो ये फोकस से पास करती हुई दिखेगी, क्योंकि फोकस तो पीछे होता है इसके। तो यहाँ से ये देखिए, ये टकराने के बाद कहाँ चली गई, वापस चली गई, लेकिन पीछे जब एक्सटेंड किया तो ये जा कर के फोकस पे मिल रही। तो पहली लाइन हो गई। दूसरा रेज मैंने लिया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में गई। इसका मतलब क्या आ गया, वो नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रही। तो अगर वो इंसिडेंट में नॉर्मल से ज़ीरो एंगल बनाए तो रिफ्लेक्शन में नॉर्मल से ज़ीरो एंगल ही बनाएगी। तो ये देखिए, ये है चलिए, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ए से ये जो रेज जा रही है ये नॉर्मल को ही जा रही, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को सीधे देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर गई, मिरर के पीछे है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से डॉटेड बनाया है। अब देखिए ये लाइन यहाँ से गई है और उसी से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई है, कहीं से रिफ्लेक्शन किसी और एंगल पर डेविएशन नहीं है। क्लियर, यानी आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, देखिए ये लाइन गई सीधे और इसी से वापस आ गई, तो दो रेज हो गई। ये दोनों रेज कहाँ टकराई, यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज तो बन गया, लेकिन एक और हमने रेज ले लिया है। वो क्या है, ये रेज गई है सीधे पोल से टकराई है। ऑब्वियसली पोल से टकराने पर जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ये होगा, और रिफ्लेक्टेड अब उससे से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो ये एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों इक्वली क्या हुआ, टकराने के बाद वापस हो गए। तो हमने रिफ्लेक्शन के बाद इसको एक्सटेंड किया तो वो भी इसी पे मिलेगा, क्योंकि इमेज तो वहाँ बन ही चुका है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। किसका, मिरर फॉर्मूले के लिए। हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही सेम पैटर्न पर चलेंगे। हम पहले दो ट्रायंगल यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल ले लिया। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। आसानी के लिए मैं वो ट्रायंगल बना दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा ये रहा पॉइंट ए बी और सी, ए बी और सी। उसी में क्या है, ए डैश बी डैश इसी में है। देखिए यहाँ से हो गया ए डैश बी डैश, तो मैंने लिया है ए डैश बी डैश सी, ए बी सी। अब देखिए ये क्या, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये एंगल क्या है, 90 है। तो दो एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यानी यहाँ ट्रायंगल दोनों क्या है, इक्विलेटरल है। क्लियर है। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाए तो उनके साइड के हम रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ साइड के रेशियो बना लेते हैं। तो साइड के रेशियो यहाँ हो जाएगा, देखिए हम लोग बना लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी इसका ये साइड अपॉन इसका साइड, फिर इसका ये साइड अपॉन इस बड़े वाले का साइड। तो यहाँ पर ले लेंगे हम बी डैश सी अपॉन बी सी, छोटे वाले का बेस फिर बड़े वाले का बेस। अब ज़रा चेक कीजिए कि क्या हमें बी डैश सी की वैल्यू पता है। एक बात याद रखिएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें यू वी आर एफ का साइन ज़रा देख लीजिए एक बार। देखो रेज जा रही है लेफ़्ट से राइट, इसका मतलब जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए इस पोल से इधर एक ही डिस्टेंस है, वो है u, तो u इसमें क्या लेना होगा, नेगेटिव। और पोल से राइट में तीनों डिस्टेंस मेज़र करना होगा, v, f, r। तो ये तीनों क्या होने वाले हैं,
पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, अब समझ लेते हैं कि बी डैश सी ये डिस्टेंस देखिए हमें नहीं पता है, नहीं पता। ये जो एफ है वो तो यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। तो बी डैश सी को कैसे लिख सकते हैं बताइए? अगर हम पी सी माइनस बी डैश सी वो कर दें, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश तो आ सकता है। क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, पी सी माइनस पी डी डैश, देखिए ना, ये रहा पी सी माइनस इतना निकाल दो तो बी डैश सी आ जाएगा। दूसरा क्या है? बी सी, बी से लेकर के सी तक, ये टोटल क्या होगा? बी पी प्लस पी सी, यहाँ हो जाएगा बी पी प्लस पी सी। चलिए पी सी की वैल्यू बताइए ज़रा कितनी है? पी से लेकर सी तक आर प्लस या माइनस में पॉजिटिव होगा, माइनस पी बी डैश वी भी पॉजिटिव होगा अपॉन बी पी, बी से लेकर पी, ये बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, माइनस यू और प्लस पी सी, पी से लेकर सी प्लस आर, है ना, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसका इक्वल हो गया। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। चलिए अब हम ट्रायंगल ले लेंगे छोटा वाला, ए डैश बी डैश पी, ऐसे ले लेते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी। मैं अभी इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए डैश बी डैश पी और ए बी। देखिए ए बी पी दिख रहा है, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, दिख रहा है सबको भाई? अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें इक्विलेटरल देखना है इसको, ताकि ये इक्विलेटरल प्रूव हो जाए। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? 90 हो गए। और कोई एंगल बताइए, और कोई एंगल? क्या ये एंगल इसके इक्वली तो होगा? रिफ्लेक्शन वाली तो है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो दो एंगल हो गए, इसका मतलब तीसरा भी होगा, तो इक्विलेटरल हो गया। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या? यहाँ लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसका बेस ले लीजिए पी बी डैश और इसका बेस बी पी। देखिए पी बी डैश की वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, फी। और बी पी की वैल्यू बी पी माइनस यू, वेरी गुड, ये हो गया माइनस यू, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट में देखिए, दोनों में क्या ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश अब ये भी है, दोनों का लेफ्ट इक्वल है, इसका मतलब राइट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वहाँ हो गया आर माइनस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, इधर होगा वी अपॉन माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस यू से पहले करेंगे तो माइनस यू आर और ये हो जाएगा प्लस यू वी, हो गया इक्वल टू वी से इसमें करो तो माइनस यू वी प्लस वी आर। देखो ये यू वी और यू वी को एक साथ कर लें, तो ये यू वी यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, ये दोनों यू वी इधर आ गए, एक वी आर उधर है, इसको भी ले जाओ प्लस यू आर, ये हो गया 2 यू वी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। क्या करना चाहिए? यू वी आर से डिवाइड कर दो, आर कॉमन मत लो, हाँ हाँ यू वी आर से, तो डिवाइड बाई यू वी आर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 यू वी अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू यू वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यू वी से ये यू वी कैंसिल, वी आर से वी आर कैंसिल और यू आर से यू और आर कैंसिल। क्या बच रहा है देखिए ध्यान से ज़रा, इधर बच रहा है 2 अपॉन आर, तो ये हो गया 2 अपॉन आर, इधर बच रहा है 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। आर की जगह क्या ले सकते हैं? 2f, तो 2 अपॉन
2f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या आ गया यहाँ से 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। प्रूफ हो गया, क्लियर। तो इस डेरिवेशन में ये जो मिरर का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, चाहे वो दोनों कॉन्केव मिरर के लिए हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो। सिंपल सा स्टेप क्या है कि हमें डायग्राम से दो बार दो ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करना है, और इक्विलेटरल प्रूफ करते ही उनके साइड का रेशियो इक्वल करना है, और दो इक्वेशन बना करके ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके लेफ़्ट दोनों इक्वल होंगे। तो राइट को हम इक्वल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे टारगेट कि हमें ये लेके आना है तो किससे डिवाइड करना चाहिए, उससे डिवाइड करिए फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसे हम सिंपली मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या ये समझिए। चलो भाई ध्यान समझो। जैसे मैंने मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट लिया और कोई मिरर ले लिया, आइदर इट विल बी कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, तो इससे इसकी एक इमेज बन रही है। उस इमेज की अपनी एक हाइट होगी, जैसे इसकी अपना हाइट है, तो इस हाइट से उस हाइट का जो कंपैरिजन होता है इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, मैग्नीफिकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बड़ा हो, इसका मतलब ये नहीं होता बड़ा हो। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इन दोनों का कंपैरिजन। सिंपल ही बात है। हम आम लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई कोई चीज़ को मैग्नीफाई करो तो सोचते इसको बड़ा कर दो, तो जूम कर दो। इसका मतलब ये नहीं होता। जैसे यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो कहलाता है मैग्नीफिकेशन। अब डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू आती क्या है। जैसे m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज़ मैग्नीफाइड हुआ। अब इमेज क्या हुआ? मैग्नीफाइड हुआ जब ये ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब h2 इज़ ग्रेटर देन h1 हो। अब बताइए किस केस में h2 ज़्यादा आता है? कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, इमेज छोटा आता है, याद है? जैसे और खिसकाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आते हैं, अभी भी छोटा ही होता है, लेकिन जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ता है तो मैग्नीफाइड हो जाता है, फिर बड़ा आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 1 कब तक आता रहेगा? जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहेगा तब तक तो वो आता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेस देन वन कब होता है? जब और उसके पास आता है। तो अब पास आते थे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी इमेज की साइज़ छोटी हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज़ बड़ी हो जाएगी और ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इमेज। तो उस वक्त ये लेस देन 1 होने लगेगा। इक्वल टू 1 कब होगा ये बताइए? फोकस पे रहे, हाँ सी पे रहे, फोकस पे रहेगा तब तो इन्फिनिटिव बनता है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तब इक्वल बनता है और उल्टा बनता है लेकिन सेम साइज़ का होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये होगा। अब एक चीज़ और है कि m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी होती है। एक्चुअल में पॉजिटिव का मतलब आप सीधे सीधे v को देखिए कि v का पॉजिटिव होता है। कॉन्केव मिरर में v कब तक नेगेटिव रहता है? जब तक कि वो फोकस तक आप ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे ही फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो v क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इमेज फिर पीछे बन जाती है, वर्चुअल बन जाती है। एक ही केस होता है, तो उस केस में क्या होगा? v पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में v पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए देखिए इरेक्ट हो रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट, याद है ना? तभी क्या होता है? वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। और उसी केस में नेगेटिव कितना होता है? उसके अलावा जितने केस हैं सब नेगेटिव वाले हैं कॉन्केव में। अच्छा, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस ही है, आप कहीं भी रखिए क्या होगा? वर्चुअली बनता है। ठीक है, तो उसमें तो v हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स में तो क्या होगा? हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा v और इरेक्ट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? कॉन्केव में आपको डिफरेंट केसेस मिलेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं।